वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। हम लोग हैं सेकंड चैप्टर में और लास्ट टॉपिक आज होगा, मीन्स आज लास्ट क्लास होगा। जो तीन छोटी छोटी पार्टियाँ आज आपके जो चार बोल सकते हो, चार पार्टी डिस्कस करेंगे। थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपके बुक में है तो हम भी डिटेल ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, एक ओवरव्यू आपको दे दूंगा। तो क्या है, सबसे पहला पार्टी आपके सामने है सोशलिस्ट पार्टी। अब नाम से ही क्या लग रहा होगा, सोशलिज्म। मीन्स होता क्या है ना कि कुछ लोग ऐसे थे जो गांधी के आइडियोलॉजी से भी थोड़े खफा थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो लेफ्टिस्ट, क्योंकि उस समय लेफ्ट लोग आ चुके थे। 1925 में ही बताऊंगा सीपीआई की गठन हो चुका था, मीन्स लेफ्ट की पार्टियां, तो वो कांग्रेस को मजाक उड़ाते थे, तो उनकी आइडियोलॉजी से भी खफा थे। तो दोनों के बीच का रास्ता अपना रहे थे, और वो कौन थे, सोशलिस्ट पार्टी। वही पार्टी बनाए सबसे पहले। इनमें नाम आएगा जेपी, जयप्रकाश नारायण। इन्हें भी, ये बिहार के बहुत बड़े लीडर होते थे उस समय बिहार के क्षेत्रों में। सबसे पहले जब ये जेल से निकले तो 1934 में पटना में ही पहले जुटे, 1934 में, और पहले बनाए बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। लेकिन जब फिर उसी साले गए बॉम्बे, और बॉम्बे में जुट करके, तो ये पटना में इनकी गठन किया गया था, बॉम्बे में ये जुटे और पूरे नेशनल लेवल पे ही बनाए सोशलिस्ट पार्टी, या इसी को कहीं कहीं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मिलता था, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही ये बनाए थे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस से अलग थे, मान लो कांग्रेस के अंदर ही एक सोशलिस्ट पार्टी ये बनाए, एसएसपी सोशलिस्ट पार्टी बनाए। तो ये तो कब 1934 में ही बन गया था, 1934 में बनाए। और जनरल सेक्रेटरी खुद जेपी नारायण थे, जयप्रकाश नारायण, और मन्नू मोसानी करके नाम है, मन्नू मोसानी ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, मन्नू मोसानी। बाद में इन्हीं से आकर के नरेंद्र देव सब जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक कांग्रेस के अंदर ही सबसे पहले कंफ्यूजन क्लियर किया, चाहते क्या थे, तो ये थोड़ा तेज रिवोल्ट चाहते थे, और उसका रिजल्ट भी हुआ था कि 1942 में देखना, जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, तो ये सब जेपी नारायण, इस पार्टी के जितने लोग थे, कोई रेलवे लाइन उड़ाने में मदद कर रहे थे, कोई थाना उड़ा दो, क्योंकि ये लोग थोड़ा वायलेंट चाह रहे थे। कम एज के थे भी, यंग लीडर थे, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद भी लोग बहुत दिन तक बचे थे। तो ये दोनों से खफा थे, कौन कौन, मतलब कांग्रेस से भी, गांधी की आइडियोलॉजी से भी, और लेफ्ट वालों से। बीच का रास्ता उसी तरह करते थे, लेफ्ट इतना वायलेंट नहीं और न ही गांधीवादी इतना शांति स्वभाव का, बीच वाला रास्ता था। तो 1942 तक, तो 1942 में देखे जाएंगे लोग, बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल था किसमें, क्विट इंडिया मूवमेंट में, अंग्रेजों को हिला करके रख देने में इन लोग को भी एक बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। ये पार्टी आगे बढ़ा और आइडियोलॉजी के डिफरेंट होते हुए भी क्या कर रहे थे, कांग्रेस के अंदर ही सरवाइव कर रहे थे। और कांग्रेस में उस समय देखो, बताया था ना लास्ट लेक्चर में, कितनी खूबसूरती कांग्रेस में भी थी कि डिफरेंट आइडियोलॉजी वाले को भी वो अपने अंदर ही रखते थे। लेकिन 1948 में कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार हुआ और बोला कि एक पार्टी एक मेंबरशिप ही होगा, मीन्स कोई एक मेंबर कांग्रेस और प्लस में और किसी पार्टी का मेंबरशिप नहीं रख सकता है। तो जो पार्टी कांग्रेस के अंदर थी उससे कांग्रेस से बाहर होना पड़ा, और ये जो अभी कांग्रेस के साथ थी ये अपोजिशन का काम करने लगी, और अलग से पार्टी बनाई, अलग हो गया कांग्रेस से। और उसी समय फिर देखना कि जेपी कौन, जेबी कृपलानी, सुचेता कृपलानी का हस्बैंड, ये भी बिहार के ही नेता थे, जेबी कृपलानी, सुचेता कृपलानी, वो लेडी जिसको अभी भी जीएस का सर्च मारोगे कि फर्स्ट लेडी टू बी सीएम, जो सीएम बनी थी उत्तर प्रदेश की, वो थी क्या, सुचेता कृपलानी। उनके हस्बैंड एक तब तक कांग्रेस से खफा होकर के अलग पार्टी बना चुके थे, जिनका नाम था किसान मजदूर प्रजा पार्टी, मीन्स किसान मजदूर प्रजा पार्टी पहले ही था। और इस किसान मजदूर प्रजा पार्टी में किसान मजदूर प्रजा पार्टी, और एक किसके साथ मिल गई, ये मिल गई सोशलिस्ट पार्टी के साथ, ये दोनों मिल गया। जब बाहर निकले तो ये दोनों मिल गया, और ये दोनों मिलकर के एक बहुत बड़ा पार्टी बनाएंगे जिसका नाम होगा द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। कब, 1952 में। ये कब बनाएंगे, द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, 1952 में, द
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 1952 में। अच्छा, इसी का एक फ्रैक्शन से 1955 में क्या करेंगे, कांग्रेस 1955 में लोहिया जी अलग होंगे और सोशलिस्ट पार्टी लोहिया के नाम से बनाएंगे। सोशलिस्ट पार्टी लोहिया के नाम से बनाएंगे। यही लोहिया जो इंदिरा जी को सबसे पहले गूंगी गुड़िया बोले थे, ठीक है, ये भी समाजवादी नेता होते थे। अब यहां से भी ये लोग को नहीं होगा ना, तो देखना फिर ये लोग भी टूटेंगे और आगे चल करके एक और पार्टी बनेगी, क्या, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ऊपर नाम लिखता हूं, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी इसमें से बिखरेंगे। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, क्योंकि आइडियोलॉजी बीच बीच में डिफर करते रहती थी, क्यों करती थी वो भी बताऊंगा। तो इस पार्टी में लोहिया जी अपने पार्टी को ला करके मर्ज कर देंगे। इस पार्टी में लोहिया जी अपने पार्टी को ला करके मर्ज कर देंगे, ठीक है। कुछ दिन तो ये चलेगी, कुछ दिन ये चलेगी, लेकिन याद करो इंदिरा जी स्ट्रॉन्ग होते जा रही थी, अपोजिशन मजबूत होते जा रहा था, धीरे धीरे बताऊंगा अपोजिशन राइज करते जा रहा था। तो ये सब मिल गए और फिर से क्या करेंगे, फिर से पूरा सोशलिस्ट पार्टी 1972 में रिवॉल्व कर जाएगा। सारे मिल जाएंगे जितने बटे थे, मीन्स संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और इधर से ये वाला द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो बचा था, दोनों मिल करके 1972 में फिर से सोशलिस्ट पार्टी पैन इंडिया लेवल पे बनेंगे। और इसी सोशलिस्ट पार्टी का बताऊंगा 1971 से, मीन्स सोशलिस्ट पार्टी सब मिलकर के बनाएंगे। और इसी सोशलिस्ट पार्टी का देखना 1969 टू 71 तक एक नेता होते थे जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस आज तक का रेलवे का सबसे बड़ा स्ट्राइक यही इन्हीं के लीडरशिप में हुआ था, जॉर्ज फर्नांडिस। बाद में बिहार में आकर के नीतीश कुमार का जो भी जदयू पार्टी है, समता पार्टी बनाए थे, और नीतीश कुमार को राइज करवाने में इन्हीं का हाथ था। अब देखो होता क्या था ना कि भाई आखिरकार ये लोग डिवाइड करते क्यों हैं, क्यों इतना बट रहे थे। तो देखो कांग्रेस ना, जैसे ये लोग सोशलिस्ट पार्टी थे, तो ये लोग बताया, ये लोग कांग्रेस के नीतियों के खिलाफ बात करते थे बहुत बार। और जब अलग हो गए 1948 में, तब तो पूरी तरह से कांग्रेस के उनकी जो नीति थी उनके खिलाफ ही बात करते थे, पॉलिसी के खिलाफ। खास करके कांग्रेस को जमींदार और बिजनेसमैन के खिलाफ बात करने बोल रहे थे तुम ऐसे कर रहे हो, इन लोगों के खिलाफ बात करो यार। और कांग्रेस 1955 में कांग्रेस बहुत चालाक थी, बोले थे ना कि कांग्रेस ना ऐसे ही नहीं डोमिनेट कर रही थी, विपक्ष वाले जो बोलते थे उनके पास ऑलरेडी होता था। 1955 में ये सोशलिज्म इकोनॉमी को प्रमोट करने का बात ही कर लिए। क्या बोले कि हम इकोनॉमी तो प्रमोट करेंगे, सोशलिज्म को मेन प्रमोट करेंगे। अब जब सोशलिज्म को प्रमोट करने की बात कर दी और ये लोग वही बात कर रहे थे, तो क्या इनकी पॉलिटिकल बोल सकते हो कि एग्जिस्टेंस बचेगी? ऑब्वियस ही बात है, कम हो जाएगी। यहीं से दिक्कत हुआ। और देखना राम मनोहर लोहिया तो बोलना ही छोड़ दिए कांग्रेस के खिलाफ। प्लस में कुछ और नेता थे, जैसे मेहता साहब थे, ठीक है, जो मेहता साहब थे वो बोलने लगे कि कांग्रेस से लिमिटेड कोऑपरेशन करो, लिमिटेड कोऑपरेशन करो। मीन्स मतलब हुआ कि कांग्रेस से कुछ मुद्दे पे गठबंधन करो, या अशोक मेहता इनका नाम था, अशोक मेहता साहब, ठीक है, करो। तो जब इनकी आइडियोलॉजी कांग्रेस ले ली तो आपस में लोग डाइवर्ट होने लगे और यही फ्रैक्शन होने लग गया। तो देखना कि बताया कैसे कैसे लोग बैठे, एक टाइमलाइन है, उतना टाइमलाइन रिजिड याद नहीं करना है, बस समझाने के लिए एक बताया। और इसी पार्टी का, सोशलिस्ट पार्टी का देखना आज भी कितने पार्टियां हैं, जैसे आरजेडी लालू यादव की पार्टी, एसपी समाजवादी पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी, जदयू, फिर उसी तरह जेडीएस कर्नाटका वाली पार्टी, कौन, एचडी देवगौड़ा। भले सब सोशलिज्म पे आए थे, लेकिन तो देखना कि इसमें तो बहुत कितनी पार्टियां मिल जाएंगी जो परिवार पे ही चलती है। पापा सीएम थे, बेटा सीएम बनेगा, पोता बनेगा, वो भी सीएम बनेगा। खैर सोशलिज्म के नाम पे मजाक ही ये लोग कर रहे हैं, और कुछ सोशलिज्म मतलब बोलते बोलते हम लोग लोहिया के धुरे मतलब बोलते हम लोग फॉलोअर हैं। चलो अपनी अपनी जगह जनता समझेगी, जनता की काम है आइडियोलॉजी समझना। तो ये था सोशलिस्ट पार्टी का थोड़ा सा डिस्कशन। बाकी डिटेल आप विकिपीडिया सब पे भी देख सकते हो, क्योंकि आपके बुक में थोड़ा सा बताया था, मैं तो बहुत डिटेल बता दिया कैसे कैसे स्प्लिट हुआ था, ये देख लेना। सेकेंड पार्टी आपका बुक में है, तो सेकेंड पार्टी आप ही का बुक में है, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। व्हाट? द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखना
इसकी स्थापना तो ऐसे 1925 में ही हो गई थी। एम.एन. राय एक लीडर होते थे। व्हाट? एम.एन. राय 1925 में ही, दिसंबर 1925 में एक और चीज़ बना था, आरएसएस। अभी बता दे रहा हूँ क्योंकि देश में क्या है, इन्फ्लुएंस इनकी बहुत है, प्लस मैं बताऊंगा आगे जब जनसंघ तो भी बताऊंगा। तो जब ये बना, अच्छा नाम से ही क्या लो, कम्युनिस्ट पार्टी सुनते हो ना, कम्युनिस्ट चाइना। तो कम्युनिस्ट पार्टी उस समय याद करो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, कहाँ? रसिया में। तो बोल्शेविक क्रांति इसी को बोलते हैं रशियन रिवॉल्यूशन भी। तो रशियन रिवॉल्यूशन में याद करो लेनिन क्या किया था, तख्ता पलट करके सरकार बनाया था अपना। उन्हीं से ये क्या थे, मोटिवेटेड थे। तो इंडिया में भी, पूरे वर्ल्ड में ये कंसेप्ट धीरे धीरे आ रहा था। 1920 के आसपास से इंडिया में भी आने लगा था डिफरेंट पार्ट्स में, लेकिन ये बोले मेनली ये पार्टी स्थापित की 1925 में। और देखो शुरू में तो इनको क्या किया, अंग्रेज लोगों ने बहुत अटैक किया, मतलब सबको, पार्टी को इलीगल डिक्लेयर कर देता था, जेल डाल देता था। कानपुर कॉन्स्पायरेंसी इसी तरह से देखोगे तो होते रहता था, वो छोड़ दो। तो उसके बाद 1941 तक सब चीज़ ठीक चला, और ये भी बहुत दिन तक कांग्रेस के अंदर ही थे, कांग्रेस के अंदर ही डिफरेंट पार्टियाँ जो होती थी तो थे। लेकिन बाद में 1941 में क्या हो गया सो देखते हैं, कांग्रेस से इनकी रास्ता अलग क्यों हो गई। तो याद करो, बताया ये तो मोटिवेट ही हुआ था यूएसएसआर से, समझ रहे हो। और सेकेंड वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हो गया तो सेकेंड वर्ल्ड वार में इंग्लैंड और यूएसएसआर, यूएस ये सब एक तरफ था, ठीक है, एक तरफ क्या था ये सब, ठीक है। और वर्सेज कौन था? जर्मनी, नाजी जर्मनी, ठीक है, नाजी जर्मनी। तो इनकी और इंडिया का पक्ष क्या था, तो सेकंड वर्ल्ड वार में बोला था हम मदद नहीं करेंगे इंग्लैंड को, क्योंकि हमारे आज़ादी का बात तो करता नहीं है। इन लेफ्ट वालों का मन था कि नहीं करना चाहिए सपोर्ट, क्योंकि रसिया को ये लोग सपोर्ट करते हैं, रसिया को अपने पिताजी मानते, पिताजी मतलब वही गॉड फादर मानते थे। तो इस आइडियोलॉजी में कांग्रेस तैयार नहीं थी। कांग्रेस तो इंडिविजुअल रिवॉल्यूशन लेकर के चली आई थी ना उस समय, विनोबा भावे पहला सत्याग्रही सुने हो गए 1942 में। तो इस इशू पर ये कांग्रेस से अलग हो गए, अलग होकर के इनकी यही मत था। और देखना क्विट इंडिया मूवमेंट में लेफ्ट वाले का कोई योगदान नहीं था, और लेफ्ट वालों का ये भी आइडियोलॉजी है कि क्या 1947 में हमने रियल इंडिपेंडेंस गेन किया या बस मजाक सा है, या बस ये जोक है कि हम आज़ाद हो गए। इसीलिए तो देखना बहुत लोग इनको टीवी डिबेट पे बोलता है कि अरे खाओगे इंडिया को और भजोगे चाइना और रसिया को। इस समय भी ये लोग रसिया के आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे थे। जब इंडिपेंडेंस गेन किया तो इसके बाद खूनी खेल इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। बोला ना कि ये लोग का ना सबसे बड़ी चीज़ होता है सिस्टम के खिलाफ होते हैं, लेकिन उस समय सेना ने इनको मारपीट जो भी करो, सेना भी उसी तरह से इनसे निपटी। फिर ये बोले नहीं भाई हम ऐसे नहीं करेंगे, और आ गए ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे, मींस डेमोक्रेसी पे। बोले चलो हम लोग चुनाव लड़के आएंगे। तो याद करो जब बताया था कि सबसे बड़ा पार्टी 16 सीट्स कांग्रेस के बाद 1952 में, इसी चैप्टर का वीडियो है पड़ा हुआ है, कौन आया था? यही तो आया था, सीपीआई वालों ने ही तो लेकर के आया था। और याद करो लंबूदरी पाल का केरला में गवर्नमेंट 1957 में कैसे बना था, यही सीपीआई के ही तो थे। तो सीपीआई उस समय इलेक्शन लड़ने लगी और केरला में सक्सेस भी मिला, गवर्नमेंट भी बन रहा। और वहीं बताया था कि पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि लोग चुनाव लड़ करके सरकार बनाए थे। देखो सरकार तो पहले बना चुके थे, लेकिन मार धाड़ एक्शन से भरपूर करके बनाते थे, लोगों को भगा दिया। फर्स्ट टाइम लेफ्ट पार्टी का चुनाव लड़के के कहीं गवर्नमेंट बनाए थे इन लोगों ने, तो केरला में। तो चीज़ों को लिंक करना याद रहेगा। सब ठीक चल रहा था। 1964 में इन लोग को आपस में भी मतभेद हो गया, और देखना एक सीपीआई और एक होगा सीपीआईएम, ठीक है, सीपीआई और सीपीआईएम बनेगा। ये वो सीपीआई है जो यूएसएसआर के आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया, लेनिन को सपोर्ट किया, और इसी में से जो बटे वो किस आइडियोलॉजी पे बटे, ये चाइना के सोशलिज्म को, चाइना के लेफ्टिज्म को सपोर्ट करते हैं। मीन्स जो सीपीआईएम होगा वो पूरी तरह चाइना को सपोर्ट करेगा, चाइना के आइडियोलॉजी को, और सीपीआई वाले होंगे वो क्या करेंगे, पूरी तरह से किसको सपोर्ट करेंगे, यूएसएसआर के आइडियोलॉजी को, लेनिनवाद होंगे। और एक बात और बता दूं, आज भी ये लोग चुनाव लड़ते हैं। बिहार में अभी भी इनकी 2 एमएलसी हैं, 2 एमएलए भी हैं, और 8 हमारे देश में टोटल नेशनल पार्टीज हैं। 8 हमारे देश में नेशनल पार्टीज हैं, उसमें 6 उसमें ये दोनों भी हैं, मीन्स 6 अलग और 2 लेफ्ट पार्टी आज
एक है कौन CPIM और एक है कौन CPI। और एक चीज बता दूं CPI, हाँ CPIM का जब देखोगे, CPIM का जब देखोगे, ठीक है, CPIM का जब देखोगे तो इनकी जनरल सेक्रेटरी बोला जाता है, यहाँ पे चेयरमैन नहीं बोला जाता है। ये सीताराम येचूरी हैं, सीताराम येचूरी, ठीक है, देखना चश्मा वश्मा लगाए, गोरा सा इंसान। और ये है डी राजा, इनकी हेड डी राजा। दोनों पार्टियां आज भी संसद में दिख जाएगी, दोनों पार्टियां आज सरकार भी, जैसे केरला में तो गवर्नमेंट ही इनकी है, अभी भी तमिल जो यहाँ त्रिपुरा में इलेक्शन हुआ है कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे थे। तो ये रहा हमारे देश में एक संक्षिप्त डिस्कशन, मीन्स बोल सकते हो किसके प्रेसाइज डिस्कशन लेफ्ट पार्टीज के बारे में, जो अब और ज़्यादा डिटेल उतना मतलब नहीं है, आपको एक कंसेप्ट बनाना है कि 64 में डिवाइड हुए थे। और बता दिया कि वायलेंट इनका देखना आज भी आंध्रा उंध्रा में, यहीं पे लोग क्या करते थे, आंध्रा बिहार, आज का वेस्ट बंगाल, आंध्रा बिहार वेस्ट बंगाल, यहाँ पे इनकी एग्जिस्टेंस। और याद करो यहीं से वेस्ट बंगाल से ही नक्सलिज्म का स्टार्ट हुआ, कौन सा नक्सलवादी विलेज से। तो यही लोग तो थे, मार करो छीन लो जमीन। और बिहार में चूंकि मैं हूँ तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत बड़ी इनकी प्रभाव थी, अब तो खत्म हो गया, हम देखे हुए हैं। आंध्रा में आज भी है, इन्हीं से अफेक्टेड स्टेट्स का कुछ इलाका बोला जाता है रेड कॉरिडोर। तो रेड कॉरिडोर जहां भी शब्द है समझ जाना कि द एरिया दैट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी इज कॉल्ड द रेड कॉरिडोर, ठीक है। और यही लोग तो देखना आजकल जो मेन विचारधारा से हट गए, ये तो खैर मेन विचारधारा में आ गए, चुनाव लड़ने लगे। और मान लो इन्हीं का और डिवाइडेड रूप, जो बस छत्तीसगढ़ में तो सुकमा में फलाना में देख तो ये हमारे सैनिकों पे अटैक करते हैं। तो ये रहा आपका एक थोड़ी सी डिस्कशन किसके बारे में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में। एक और छोटा सा डिस्कशन आपके पास है भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ एक बार देख लो क्या है भारतीय जनसंघ। इसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि सबको पता होगा, अभी सत्ता में हमारे क्या है, बीजेपी है, जो इसी का भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ पार्टी था। देखना इंडिपेंडेंस के बाद हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय मेन इसके लीडर होते थे। जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ही इनकी आइडियोलॉजी अलग हो गई, किससे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। पहले भी थी लेकिन ये अलग पार्टी बना लिए 1951 में, जिसका नाम था क्या, भारतीय जनसंघ। इनकी आइडियोलॉजी अलग थी, ये सीधे एक देश, एक झंडा, एक विधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे भरोसा करते थे। और ये नहीं भरोसा करते थे कि सबको कल्चरल फ्रीडम दे दो, जैसे आर्टिकल 29-30, ये माइनॉरिटी पे भरोसा नहीं करते थे। और इनकी आइडियोलॉजी इसी में पाकिस्तान को लेकर के भी आइडियोलॉजी डिफरेंट था, जम्मू कश्मीर को लेकर के भी डिफरेंट था। और बताया था कि वहीं जाकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जान ही चली गई। कौन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, जम्मू कश्मीर में ही क्या, मुखर्जी की जान ही चली गई, क्योंकि वहां जाकर के आंदोलन करने गए थे। और इसीलिए आज भी बीजेपी वाले लोग नारा देते हैं, जहां शहीद हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो यही वाला जनसंघ चलते रहा। फिर जब याद करो 1975 में इमरजेंसी लगी तो बहुत सारे विपक्ष वाले लोग मिलकर के जनता पार्टी बनाए, उसी जनता पार्टी में मर्ज कर गई थी जनसंघ भी, जनता पार्टी बनाए। और उसी जनता पार्टी में क्या होगा, जनसंघ ही मर्ज कर गई थी। और याद करो 1977 में जब फर्स्ट नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट बनी, मोरारजी देसाई क्या थे, मोरारजी देसाई जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उसी समय क्या किए थे, उसी समय में ये क्या थे, गवर्नमेंट में भी शामिल थे हमारे वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये सब। और इसी जनसंघ से फिर जब जनता पार्टी ब्रेक होने लगी आपस में, तो फिर देखना 1980 में जहां तक हमें याद आ रहा है, हाँ बीजेपी का गठन हुआ, बीजेपी का गठन हुआ। और इस जनसंघ, जनता मीन्स जनसंघ का इसके पहले वाजपेयी जी और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी रह चुके थे प्रेसिडेंट, मतलब उस समय से ही बड़े नेता थे लोग। जब बीजेपी बना 1980 में, तो जब 1984 में पहला चुनाव हुआ था, जब इंदिरा गांधी की डेथ के बाद जब फर्स्ट चुनाव हुआ ना, तो बीजेपी को मात्र 2 सीट आया था। जनसंघ को भी उसी समय में कम ही सीट आ रहा था, ऐसा कुछ सीट ये लोग को भी नहीं आता। इसीलिए वाजपेयी को ये लोग पूजते हैं, बिहार वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी वालों, क्योंकि उस समय से निकाल करके पार्टी को आज 303 सीट तक बीजेपी आ गया। तो आज के लीडर भले अभी दिख रहे हैं, लेकिन पीछे बैकग्राउंड यही लोग रहे हैं जो बीजेपी को इतना आगे तक लेकर के आए हैं।
और बीजेपी बस कुछ स्टेट में पहले होती थी, जैसे राजस्थान, एमपी, दिल्ली, मतलब हिंदी पट्टी में कहीं कहीं मिल जाती है। इसी एमपी का तो अटल बिहारी वाजपेयी है। यहाँ तक कि मैं हिंदी पट्टी से बिहार में तो बीजेपी को हमारे आज तक बहुत कोई नहीं जानता था। तो इसी समय छोटी छोटी मतलब छोटा जगह पे कुछ कुछ सीटें ये लोग को आ जाती थी और उस समय जा करके इसीलिए इन लोग को क्या होता था, इतनी इज्जत आज भी मिलती है। हाँ, 1952 के शासन इलेक्शन में जब 1951 में ये पार्टी बनाई, 1952 में मात्र इनको 4 लोकसभा की सीटें मिली थी, 4 लोकसभा की सीटें, उसमें एक खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक है, अब देखना ये हो जाएगा आपका भारतीय जनसंघ, इसमें कुछ नहीं है और आप देख लेना। हाँ, एक छोटा सा डिस्कशन है दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बताया। देखना, दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानवतावादी देकर के गए थे, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म से यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो दीनदयाल उपाध्याय क्या, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म छूटा जा रहा था, देख लो। दीनदयाल उपाध्याय का कहना था ना कि आखिरी व्यक्ति तक जो भी आप काम करो मदद पहुंचना चाहिए। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म दीनदयाल उपाध्याय का कहना था, बस यही, और कुछ नहीं है। और इसी से देखना बहुत सारे स्कीम मोदी जी के गवर्नमेंट का, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय फलाने ढिमकाने, बहुत सारे योजना दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर ही आता है, क्योंकि इनके पार्टी का फाउंडिंग मेंबर्स में से थे दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, इनकी भी डेथ मिस्ट्री ही रह गई। यही चीज़ है कि बड़े बड़े लीडर्स की डेथ ऐसे हो जाती है कि लोग पता भी नहीं करते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग लीडर की डेथ होती है तो कम से कम एक बार ओपन तो करो कि मेन रीजन क्या था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, इन लोग को तो छोड़ो, हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, आज तक कुछ नहीं पता चला। तो हमारे देश का दुर्भाग्य ही है। एक पार्टी और जो बची है वो भी देख लो, क्या, स्वतंत्र पार्टी। कौन सा? स्वतंत्र पार्टी। छोटा सा बता दूंगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। स्वतंत्र पार्टी देख लेंगे कि क्या है स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी, इससे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या बताओगे? तो इससे पहले क्वेश्चन पूछता हूं कि सबसे पहला इंडियन गवर्नर जनरल कौन था? तो क्या नाम सबको याद आता होगा? राजगोपालाचारी। तो इसी राजगोपालाचारी ने पार्टी का गठन किया था। कौन? राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी साउथ के लीडर होते थे। एक तो ये फ्रीडम फाइटर थे, फिर जाकर के कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में भी थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। और जब बाद में आज का जो मद्रास स्टेट उस समय होता था, क्योंकि आज का तमिलनाडु तो होता नहीं, ये मद्रास स्टेट बहुत बड़ा था, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कुछ पार्ट कर्नाटका, तमिलनाडु से मिला करके, उसके बाद में सीएम भी बने। ये भी कांग्रेस के ही नेता थे। बाद में इनको मतभेद हो गई, क्योंकि कांग्रेस क्या था बताया, 1955 में ही डिक्लेयर कर चुकी थी सोशल इकोनॉमी, और हमारे देश में वो बोल रही थी हम सोशलिज्म को प्रमोट करेंगे। और ये थे ना, लेजेज फेयर पे भरोसा करते थे, मीन्स फ्री मार्केट के आइडियोलॉजी को ये लोग सपोर्ट करते थे। अब देखो, जैसे ही कांग्रेस लैंड रिफॉर्म की बात की, बोली इतना बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स को जमीन छीन करके हम क्या करेंगे, गरीबों को देंगे। भूदान आंदोलन याद करो, विनोबा भावे लेकर के आए। प्लस में बात की कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फार्मिंग करो, मीन्स जमीन सबसे ले लेंगे, एक साथ मिलजुल करके फार्मिंग करो। ये बोलते थे ऐसा कोई बात नहीं है, फ्री मार्केट करो, मतलब मीन्स जिसको जितना संपत्ति है तुम मार्केट में इंटरफेयर नहीं करो। प्लस में ये लाइसेंस राज के खिलाफ थे, मीन्स गवर्नमेंट जो लाइसेंस देती थी, गवर्नमेंट का इंटरफेयर ज़्यादा था। 1991 तक क्लोज्ड इकोनॉमी हम लोग रखे थे, सरकारी चीज़ें ही ज़्यादा होती थी, उसके विरोधी थे। तो ये अलग पार्टी बनाए। साउथ में इनकी ज़्यादा डोमिनेंस थी, कोई ज़्यादा बड़ा पूरा और पैन इंडिया लेवल का पार्टी नहीं था। और नाम से ही लग रहा होगा, इनको सपोर्ट क्या मिलेगा, बिजनेसमैन का मिलेगा, और क्या मिलेगा, लैंडलॉर्ड्स को मिलेगा। और देखो, फ्री मार्केट मीन्स ये बोलते थे कि पहले तो यूएसएसआर से रिश्ता और नॉन अलाइंड मूवमेंट नैम दोनों के ही खिलाफ थे, और बोले नहीं यूएस के साथ क्लोज जाओ, क्योंकि इनकी पॉलिसी ही लग रही है ना, कैपिटलिज्म की पॉलिसी, यूएस के साथ जाने को बोलते थे। ये राजगोपालाचारी ही, और छोटे मोटे लीडर थे, मतलब थे उस समय के तो बहुत बड़े लीडर, लेकिन मेन इनका था कि राजगोपालाचारी ही इनको स्थापित किए थे। और राजगोपालाचारी के बारे में एक और बात बता देता हूँ कि श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नाम से ही राजा लगते हैं। फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड 1954 में 3 लोगों को मिला था, उसमें से एक ये थे। एक तो थे सीवी रमन,
एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक सी राजगोपालाचारी। तो फर्स्ट टाइम यदि भारत रत्न में देखा जाए तो ये भी थे, इतने फेमस थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल भी बने। साउथ में पार्टी का डोमिनेंट था, बताया राजा महाराजा को सपोर्ट करेगा, बिजनेसमैन को सपोर्ट करेगा, लेजेस भेयर को सपोर्ट करते थे, मीन्स फ्री मार्केट, सरकार की इंटरफेयर कोई विरोध करते थे, यही इनका पॉलिसी ही था। बाद में चल करके पार्टी कमजोर होते चली गई, क्योंकि अब देख रहे थे इंडिया में सोशलिज्म ही हर जगह बोलबाला था, और उस समय इतने मतलब साउथ वाले थोड़ा सा न्यूज़ भी बाहर नहीं आ पाता, तो ज़्यादा ये रहा नहीं इस पार्टी का डोमिनेंस। कुछ दिन बाद धीरे धीरे पार्टी खुद कमज़ोर होते चले गई। तो ये रहा आज का क्लास, और इसी के साथ 2 चैप्टर खत्म हो चुका है, मीन्स 2 चैलेंजेस, 3 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में बताया था, ठीक है। तो 2 चैलेंजेस तो खत्म कर दिया। क्या, एक तो था फर्स्ट चैलेंजेस क्या था, शेप ऑफ द नेशन कैसे बनाए थे, सारे प्रिंसली स्टेट्स सबको मिला करके। फिर दूसरा चैलेंजेस क्या था, डेमोक्रेसी सिक्योर करना, बता दिया, इतने पार्टीज बने। तीसरा बताऊंगा क्या था, वेल बीइंग्स ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन्स, तो वेल बींग्स के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना पड़ेगा। तो थर्ड चैप्टर में यहीं पे बताऊंगा, और यहीं पे आएगा 5 इयर्स प्लान, ये सबका डिस्कशन। तो 2 चैप्टर कंप्लीट किया हूँ, थर्ड चैप्टर का इंतजार करें, ये दोनों पहले हो जाएगा, उसके बाद थर्ड चैप्टर बताऊंगा। तो 1 यूनिट अपना खत्म हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग हमारे पास हो जाएगा। तो 2 चैप्टर अभी है, आज चैप्टर को यहीं तक रखते हैं, लंबा हो गया चैप्टर। और पार्टीज को थोड़ा आप लोग सर्च भी कर लो, क्योंकि आइडियोलॉजी बताती हो, अब ईयर इसमें कोई इंपॉर्टेंट होता नहीं है, और कौन क्या आप कहा कौन बोला, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होता है। नेता आते जाते हैं, पार्टीज रहना चाहिए, तो बदलते रहता है। तो यहीं तक रखते हैं लेक्चर को। सेम रिक्वेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।